तो आज हम दो राजधानियों की कहानी देख रहे हैं। एक जिसने अपने जहरीले धुएं पर काबू पा लिया और दूसरी जो आज भी उसी धुएं में सांस लेने के लिए मजबूर है। चलिए समझते हैं कि बीजिंग कैसे सांस ले पा रहा है जबकि दिल्ली का दम घुट रहा है। ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 94, जी हां, 94 शहर अकेले भारत में हैं। अब देखिए, नवंबर 2023 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 795 तक पहुंच गया। इसको ऐसे समझिए कि 500 का लेवल ही इमरजेंसी माना जाता है। दिल्ली तो खतरे के उस निशान को भी कहीं पीछे छोड़ चुका था। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, यह आने वाली पीढ़ी की जिंदगी का सवाल है। स्टडीज बताती हैं कि आज दिल्ली में पैदा होने वाला एक बच्चा सिर्फ इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से अपनी जिंदगी के 10 साल तक हो सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की हवाएं इतनी जहरीली हो क्यों जाती है? इसके पीछे ना एक साइंस है और कुछ जमीनी हकीकतें भी हैं। चलिए पहले दिल्ली की इस प्रॉब्लम को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का जो मेन विलन है वो है PM 2.5। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंसान के बाल से भी 30 गुना छोटा कण होता है। मतलब ये इतना बारीक है कि हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को आसानी से पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाता है और यही इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बनाता है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, एक खास वजह से, जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। आसान भाषा में समझे तो गर्म हवा की एक परत ऊपर जाकर ठंडी और भारी प्रदूषित हवा के ऊपर एक ढक्कन की तरह जम जाती है। इससे सारा धुआं और जहरीले कण नीचे ही फंस जाते हैं और प्रदूषण का लेवल 10 गुना तक बढ़ जाता है। और इस मौसमी जाल में फंसता क्या क्या है? देखिए, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उठती धूल और आसपास के राज्यों से आने वाला पराली का धुआं, ये सब मिलकर एक ऐसा जहरीला कॉकटेल तैयार करते हैं जो पूरी दिल्ली पर छा जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली की किस्मत में बस यही धुआं है? शायद नहीं। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बीजिंग। एक दशक पहले बीजिंग भी बिल्कुल इसी संकट से गुजर रहा था। और ये स्लाइड सच में आंखें खोलने वाली है। दिल्ली और बीजिंग की चुनौतियां देखिए। भूगोल, सर्दियों का मौसम, पराली का धुआं, रेगिस्तानी धूल, लगभग हर चुनौती जो दिल्ली के सामने है वैसी ही चुनौती बीजिंग के सामने भी थी। तो ये बहाना तो खत्म हो जाता है कि दिल्ली की खराब हवा सिर्फ उसकी ज्योग्राफी की वजह से है। तो जब चुनौतियां एक जैसी थीं, तो नतीजों में इतना फर्क कैसे? ये चार्ट देखिए। सिर्फ एक दशक के अंदर बीजिंग ने अपने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को इतना नीचे गिरा दिया कि यकीन करना मुश्किल है। आज वहां का आसमान अक्सर साफ रहता है। तो सवाल वही है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? जवाब है एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी में। चीन ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस पर पूरी सख्ती से काम किया। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या थी? इसकी शुरुआत हुई टॉप लेवल से, पॉलिटिकल विल से। 2013 का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने प्रदूषण को कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं बल्कि एक जंग माना जिसे हर हाल में जीतना था। तो इस जंग को लड़ने के लिए उन्होंने एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया। इसमें सब कुछ था, बड़े बड़े कारखानों को बंद करने से लेकर करोड़ों घरों को कोयले की जगह क्लीन एनर्जी देना और पराली जलाने को आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बना देना। तो ये तो थी बीजिंग की कहानी, एकदम क्लियर कट। अब वापस दिल्ली लौटते हैं जहां मामला थोड़ा उलझा हुआ है। बीजिंग में जहां टारगेट क्लियर था, वहीं दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि असली विलेन है कौन। आप खुद देखिए, अलग अलग सरकारी रिपोर्टें ही अलग अलग बातें कहती हैं। कोई कहता है गाड़ियां जिम्मेदार हैं, तो कोई कहता है सड़क की धूल। जब यही तय नहीं तो एक्शन किस पर होगा? और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है जहां हर कोई दूसरे पर उंगली उठाता है। नतीजा, कोई भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता और प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहती है। अच्छा, अब जब पैसा खर्च करने की बारी आती भी है तो वो कहां जाता है, जरा ये देखिए। इस चार्ट से साफ है कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 64%, सिर्फ धूल पर पानी छिड़कने जैसे शॉर्ट टर्म उपायों पर खर्च हो जाता है, जबकि प्रदूषण की असली जड़ यानी इंडस्ट्री और गाड़ियां, उन पर ना के बराबर ध्यान दिया जाता है। तो अगर सिस्टम इस तरह फंसा हुआ है तो रास्ता कहां से निकलेगा? जवाब है लोगों से, पब्लिक प्रेशर से। जब सरकारें फेल होती हैं तो बदलाव की असली ताकत आम नागरिकों के हाथ में होती है। और ऐसा पहले भी हुआ है दुनिया भर में।
देखिए, 2004 में केरल में गांव वालों ने कंपनी को बंद करवा दिया। 2010 में न्यूयॉर्क में लोगों ने एक्शन लिया। यहां तक कि चीन में भी पब्लिक के दबाव ने बड़ी बड़ी कंपनियों को नियम मानने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि अगर लोग चाहें तो बदलाव आ सकता है। तो इन दोनों शहरों की कहानी से हम एक बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। बीजिंग की कामयाबी ये साबित करती है कि दिल्ली की ये हालत उसकी किस्मत नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। असली फर्क ज्योग्राफी या टेक्नोलॉजी का नहीं है, फर्क है गवर्नेंस का, सही पॉलिसी बनाने और उसे ढंग से लागू करने का। ये बात बिल्कुल सही है। समाधान भी है, पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी। बीजिंग के पास भी वही बहाने थे जो आज दिल्ली के पास हैं, पर उन्होंने अपनी राजनीतिक सहूलियत की जगह अपने बच्चों के फेफड़ों को चुना। तो अब सवाल काबिलियत का नहीं बल्कि नीयत का है, इच्छा शक्ति का है। सवाल ये है कि हम क्या चुनेंगे, राजनीतिक सहूलियत या अपने लोगों की सांसें, और क्या ये फैसला समय रहते लिया जाएगा।